वर्तमान परिदृश्य जो है कारपोरेट मनोवादी व्यवस्था का, उसमें हम साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक जो लोग हैं उनके प्रतिरोध की क्या भूमिका हो सकती है। मामला बहुत गंभीर विषय है, सभी इस पर चिंतन करना चाहते हैं, तो मैं अपना बीच वक्तव्य देने के लिए निवेदन करूंगा एडवोकेट दिनेश राज द्विवेदी जी से कि आज के इस विषय का थोड़ा खुलासा करते हुए, ताकि हम इस विषय को इनिशिएट कर सकें और चर्चा की शुरुआत कर सकें। दिनेश राज द्विवेदी जी। मंच पर बैठे साथियों, आज का विषय पढ़ने में बड़ा गंभीर लग रहा है। इसमें कई चीज़ें आ गई हैं कि कारपोरेट और मनोवादी का अर्थ क्या है, फिर कारपोरेट मनोवादी वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, और फिर सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैचारिक भूमिका क्या है, उसमें केवल प्रतिरोध में उसकी क्या भूमिका। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रतिरोध की जरूरत क्या है, क्या वाकई किसी प्रतिरोध की जरूरत है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको पहले तो कॉर्पोरेट और मनोवाद दोनों को देखना पड़ेगा। आज की तारीख हमारा देश आज़ाद हुआ और यहाँ एक संवैधानिक राज्य की स्थापना हुई, और जो लीडर्स थे उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम जन कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। वो कल्याणकारी राज्य क्या था, उसकी व्यवस्थाएं क्या थी, इसके बारे में हम उनके कुछ भाषणों से, उनके कुछ इंटरव्यू से जान सकते हैं। तो वो क्या चाहते थे, क्या उन्होंने किया वो एक अलग बात थी। हम उस वक्त क्या चाहते थे, हम उस वक्त चाहते थे एक तो पूरा देश के तमाम नागरिक, तमाम बाशिंदे को शिक्षित हो, उन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में बोला। आप हिंदुस्तान के, हम तो इतना हिंदुस्तान नहीं होता है, वो लक्ष्य आज तक जो हम पूरा नहीं कर पाए। दूसरा, वो अर्थव्यवस्था क्या थी, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, पूंजीवाद भी था उसमें। एक दूसरा सेक्टर था जिसको सार्वजनिक सेक्टर कहा गया, उसमें जनता की पूंजी लगी और ज्यादातर समाजवादी देशों की पूंजी लगी, जिसमें रूस, सोवियत यूनियन मुख्यतः शामिल था। और इन्होंने हिंदुस्तान में आधारभूत ढांचे खड़े किए, जिनके बिना हमारे उद्योगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही संभव नहीं। कोयला की खदानें, आधुनिक खदानें, उस वक्त की आधुनिक खदानें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, स्टील उद्योग खड़ा किया गया, क्योंकि इन दोनों उद्योगों के बिना रेल का उद्योग को विस्तार की जरूरत थी, तो उसको टोटली सरकार ने अपने हाथ में रखा। और ये तमाम चीजें जो हमारे यहाँ का जो पूंजीपति वर्ग था, जो इन कामों को करने के लिए समर्थ ही नहीं था, पूंजी इतनी नहीं थी उसके पास कि वो इतने बड़े उद्योग खड़ा कर सके, जिससे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए प्रारंभिक उसकी आधारभूत चीजें, इसकी ऊर्जा, बिजली उद्योग सरकारी क्षेत्र में खड़े हुए। तो ये धारा अपनाई। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वेस्ट मताधिकार सबको दिया गया, चाहे वो अनपढ़ भी है, चाहे वो स्त्री है, जो भी वयस्क 21 साल में थे, बाद में उसको घटा के 18 साल किया गया। वो सब लोग मिलकर के अपनी सरकार चुने और विभिन्न स्तर की सरकार चुने, पंचायत से लेकर के और वहाँ। तो ये सारा एक सेटअप था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, खासतौर से पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ है, वो देखने लायक हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना
कब हुआ पिछली बार में? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, वो एक बहुमत था जनता पार्टी बीजेपी का, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां शामिल थी। उस सरकार ने और क्या किया, उसने ये किया कि धीरे धीरे एक तो जो सबसे बड़े पूंजीपति देश में, आज हम नाम लें तो पहले आएगा, आज से 40 साल पहले हम नाम लेते थे तो टाटा, बिरला, डालमिया के नाम आते थे। आज भी उनमें से टाटा तो मौजूद है, और नए खड़े हो गए अंबानी, अडानी। तो अडानी, अंबानी और टाटा 3 नाम आते हैं। इसके अलावा पीछे लाइन में 8-10 नाम और भी हैं, वो स्टील वाले, कोयला वाले, स्टील वाले चले हैं, वो हैं। तो ऐसा रास्ता बनाया गया कि ये अपूर्ण रूप से संपदा इकट्ठी कर सकें, पूंजी इकट्ठी कर सकें और उसको लगा सकें और अपूर्ण मुनाफे कमा सकें। इसके लिए उनको विदेशों से भी पूंजी लाने के बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अधिकार दे। तो कुल मिलाकर के पूंजीवाद को जिसको हम लोग इजारेदार पूंजीवाद था, इजारेदारों को खुली छूट दे दी। दूसरी तरफ जनता के जो अधिकार थे, जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करती थी, उन सब पर और स्वतंत्र थी, सरकार से स्वतंत्र थी। हालांकि ज्यादातर संस्थाओं को सरकार के चुनाव से ही बनाया जाता था, इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन इन पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई और लगभग सब संस्थाओं पर ही चुनाव आयोग पर तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जो है 3 लोग जो चुनाव आयोग के सदस्यों को चुने गए हैं, उनमें एक विपक्ष का, एक सरकार का और एक जो है स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। उन्होंने कानून बदल के चीफ जस्टिस होगा। अब 2 सरकार के प्रतिनिधि रहे, एक विपक्ष का प्रतिनिधि, एक विपक्ष के प्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं था। तो अब जो प्रधानमंत्री चाहेगा हमारे यहाँ का, वो चुनाव आयोग का सदस्य होगा और वो उसी को चुन सकता है, चुनेगा जो उसके कहे अनुसार चले। तो चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त हो रहा है। लोगों ने उसके खिलाफ, उस कानून के खिलाफ बैठे भी की, याचिकाएं भी डाली, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे गए। उसके अलावा बहुत सारी बातों को लेकर के चुनाव आयोग विवाद में आ रहा, लगाता रहा। तो क्या किया कि इन्होंने कॉर्पोरेट को प्राथमिकता दी और अब ये स्थिति है कि पूरे देश को ये लगता है कि कॉर्पोरेट ही हमारी सरकारों को चला रहा है। हिंदुस्तान का बड़ा कॉर्पोरेट है, वही हमारी सरकार को चला रहा है। यानी कॉर्पोरेट का पूरी तरह से हमारी सरकार पर तो नियंत्रण हो ही गया और सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं थी उन पर भी नियंत्रण उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में उनका दखल है। हमारे चीफ जस्टिस जो है वो आरती के लिए उनको बुला रहे हैं। प्रतिरोध वहां दिखाई देता है। इस सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का नियंत्रण बनाने का प्रतिरोध सुप्रीम कोर्ट में नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनमें नजर आता है, हालांकि उसका समर्थन भी नजर आता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका एक हिस्सा ऐसा है जो मोदी जी का समर्थन है, यानी इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और बराबर सरकार की तरफ से ये बयान आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिलेक्शन होता है जजेज का, उसमें सरकार की भूमिका सर्वोपरि होती है। बोले जिनको नष्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, लगातार ये कहा जाता है कि मतलब पिछले 6 महीने बल्कि साल भर से ये कहा जा रहा है कि संसद सर्वोच्च है। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च।
कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। और अगर ये पता लगता है कि कोई भी संस्था संविधान के अनुसार नहीं चलती, सुप्रीम कोर्ट को उसको अपना फैसला देने का राइट है। ये कानून की सही स्थिति, हमारे संवैधानिक कानून की सही स्थिति यही है, लेकिन उसको नकारा जा रहा है। खास तौर से हमारे उपराष्ट्रपति इसके झंडा बरदार बने हुए, कल यही थे। कल वो जो वकालत करके गए, वो पूरी तरह से मनुवाद की वकालत करके गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में, आप भाषण पढ़ लीजिए उनका, वो क्या कहते हैं, हमें गुरुकुल की व्यवस्था चाहिए, यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों हो रहा है। कई बातें आज का मैं अभी रिमेम्बर पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उस समाचार को पढ़ लिया जाए अखबार में, भास्कर में जो रिपोर्ट छपी, अगर उसी को पढ़ लें तो वो चाहते हैं कि शिक्षण संस्थानों में मनुवादी व्यवस्था। और मैंने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की है आज ही फेसबुक पे, कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं पिछले 10 सालों में, 11 सालों में, हजारों स्कूल बंद कर दिए पूरे देश। यूनिवर्सिटी की हालत खराब है, वहाँ यूनिवर्सिटी खुल गई है, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक नहीं, बच्चे अपना आप ही पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या उनका वैल्यू होगी, क्या उनकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी होगी। तो देश में हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए भी पाखंड फैलाया जा रहा है। आप देखें कि जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जिस तरीके से बदलना शुरू हुए हैं, उसमें ज्योतिष पढ़ाई जाने लगी, तंत्र मंत्र पढ़ाया जाने लगा है, और वो किस नाम पे पढ़ाया जाने लगा है, विज्ञान के नाम पर फलित ज्योतिष पढ़ाई जाने लगी। हमारे यहाँ की ज्योतिष के दो अंग है, एक बिल्कुल साइंटिफिक है, जो ग्रहों की गणना करता है, दूसरी चीजों की गणना करता है, वो बिल्कुल सटीक है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्हीं के आधार पर कौन सा ग्रह कहाँ था, क्या नहीं था, उसी के आधार पर आप भविष्यवाणी करने लग जाए, उसी के आधार पर ये तय करने लग जाए कि साहब ये हमारा जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर, उसको किस टाइम स्टार्ट किया जाएगा, पंडित जाके वोट निकालना है और नारियल फोड़ करके हमारा तो वो जो जहाज है जिस पर विवाद है, कितने गिर गए कितने नहीं गिर गए, राफेल, वो भी जब हिंदुस्तान लाया गया तो उसमें नींबू मिर्ची लटका दी गई। तो हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, मौजूदा व्यवस्था कहाँ ले जा रही है, वो ले जा रहे हैं मनुवाद। मनुवाद क्या है? मनुवाद है वर्ण व्यवस्था, बड़ी सख्त वर्ण व्यवस्था, जिसमें वेश्यों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। स्त्रियां अगर गायत्री तो कोई वेद मंत्र सुन ले तो उनके कान में शीशे डाल देना चाहिए पिघला हुआ। ये सब मनुस्मृति में है। मैंने कल ही लिखा था शायद कहीं कि दुनिया का एकमात्र जो सर्वोच्च दार्शनिक है जिनसे नाम लिए जाते हैं, वो एकमात्र दार्शनिक था नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। उसने ये कहा कि इससे तो मनुवादी व्यवस्था अच्छी है, इससे और उसने उसकी तारीफ की क्यों अच्छी है, क्योंकि वो जो उसका दाऊद जरथुस्त्र था, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उसकी जानी जाने वाली किताब है, जिसमें वो महामानव की थ्योरी को स्थापित करता है, उस शख्स ने इसी आधार पर कि वो मनुष्यों को भेद करती है, श्रेष्ठ मनुष्यों में और सामान्य मनुष्यों को भेद करती है, और श्रेष्ठ में भी जो महाश्रेष्ठ है उसमें भेद करती है। तो इसलिए वो मनुवादी व्यवस्था, जो मनुवाद है, वो श्रेष्ठ है, वो बढ़िया है, उसकी तारीफ की। लेकिन खुद निश्चय के उस दर्शन का क्या हुआ, उसका इरादा क्या रहा था, इस पर मैं नहीं जानता उसका इरादा क्या रहा था, क्योंकि उसके जो दूसरी किताबें हैं उनसे कई तरह के अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसका सर्वाधिक उपयोग राजनीति में हिटलर ने किया, और नीत्शे के दर्शन का उपयोग श्रेष्ठ मनुष्य, अश्रेष्ठ मनुष्य, अश्रेष्ठ मनुष्य
जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रेष्ठ मनुष्य जीवित रहना चाहिए और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ जो होगा वो उसकी बात वही राज्य करेगा। ये थोड़ी जब उसके साथ आई बहुत पहले इसमें और मनुवाद में, वो जर्मनी था फ्रेडरिक नीत्शे, इसलिए हिटलर ने ये कहा कि हमारा तो दर्शन ही है। आज हमारे जो राज्य व्यवस्था के कर्णधार हैं वो बड़े आराम से जगह जगह खुले आम नहीं कहते, लेकिन अनेक तरीकों से ये कहते नजर आते हैं कि मनुवाद श्रेष्ठ है, ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था श्रेष्ठ है और उसको कार्य रूप में लागू करते हैं विद्यालयों के जरिए अपने दूसरे। ये दो स्तरीय चीज है। मंच पे खड़े होकर के राज्य के अधिकारी बिल्कुल नकारेंगे कि नहीं मनुवाद, हम मनुवादी नहीं है, लेकिन शिक्षा के मंच में जाके कहेंगे मनुवाद को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो क्या है, वो श्रेष्ठ है और हमारे जो पुराने संत थे वो ऐसे ही तो नहीं थे। बिल्कुल एक जंजाल और शुरू हुआ है। मैं 20 साल मंदिर में रहा हूँ, बल्कि 25 साल। मेरे दादाजी पुजारी थे मंदिर के और श्रेष्ठ 2 मंदिर थे नगर के, उसमें से एक मंदिर वो था। वो कथा भी बांधते थे, वो ज्योतिष का काम भी करते थे। उन्होंने मुझे गणित सिखाई। उनके लिए वो जो पुरानी गणित की किताबें थी संस्कृत की लीलावती, उसको मेरे से लीलावती पढ़ लेते थे। हालांकि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि लीलावती गणित की किताब थी और लाके पढ़ी भी, उसके सारे सवाल भी हल किए वकील बनने के बाद। लेकिन उन्होंने ये सब पढ़ा। वो कथा बांधते थे, लेकिन उनकी कथा कथा ही होती थी, वो कहानी होती थी। वो जो उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था उस कथा को पढ़ते थे और हाड़ोती में उसका सीधे सीधे अनुवाद कर देते थे। इस तरह की कथा हमारे बाहर का मुझे पता नहीं कैसे होती थी, यहाँ तो ऐसे ही होती है। पूरी हाड़ोती में यही प्रचलन था। अब कथा क्या होती है? कथा में कथा नहीं होती। कथा में सारा मनुवाद पेला जाता है, उन मूल्यों को श्रेष्ठ बताया जाता है और लाखों की जनता जिसमें स्त्रियां अधिक होती है, स्त्रियां संस्कृति की बहुत बड़ी वाहक है। तो वो जो संस्कृति की सबसे बड़ी वाहक है, बच्चों में वो अपने संस्कार अपनी बातों को फैलाती है। उन स्त्रियों को उन बड़ी बड़ी कथाओं में, और हम देख चुके हैं कोटा में इस परिदृश्य को देख चुके हैं कि हमारे यहाँ कथा कराई जाए, कौन करा रहे हैं? हमारे स्पीकर महोदय उस कथा को करवा रहे हैं। सब पत्नी वहां जा रहे हैं, भगवा वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। एमएलए साहब भी उनके साथ सब पत्नी मौजूद है वहां, और खाने पीने की व्यवस्था भी है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, बसों में भर करके लोगों को कथा सुनने के लिए लाया जा रहा है। ये न केवल उनके जीतने में मदद करता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो जो मनुवादी व्यवस्था है, उसके जो संस्कार हैं, उसके जो मूल्य हैं, उनको लोगों में बारीक तरीके से फैला देते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है आज की मनुवादी, और ये दो स्तरों पर, उधर तो कारपोरेट को कटरे दिया जा रहा है और जनता के बीच में मनुवाद फैला जा रहा है। ये दो स्तरीय हमला है जनता पर, वैचारिक हमला मनुवाद का, और इसकी आड़ में जो कुछ उनके नेता कर रहे हैं वो सही है। तो ये दोनों स्तर आपस में मिलकर के हिंदुस्तान की नया नक्शा लिख रहे हैं, और वो नया नक्शा बर्बादी का नक्शा है। अगर हम आंकड़ों में जाएं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की वाट लगेगी, हमारी अर्थव्यवस्था की वाट लगेगी। कल परसों आंकड़ा है कि हर नागरिक पर 4 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा है। इतना कर्जा है हिंदुस्तान पर कि हर नागरिक पर बांट दिया जाए तो 4 लाख रुपए से ज्यादा।
वो 4 लाख रुपए सुन करके गांव का गरीब और वो आदिवासी तो मर जाएगा, सुन के मर जाएगा। ये हालत हम लोगों ने पिछले 60 वर्ष में जितना हमने कर्जा नहीं लिया, हिंदुस्तान पर जितना कर्जा था, आज उससे तिगुना कर्जा हो गया है इन 10 सालों में। यानी उससे दुगना कर्जा है इन 10 सालों में, 11 सालों में हमारी सरकार उठा चुकी। तो ये हालात हैं, और ये इन हालातों में हम मौजूदा कॉर्पोरेट व्यवस्था को, मौजूदा परिदृश्य को इसीलिए कॉर्पोरेट मनोवादी परिप्रेक्ष्य, कॉर्पोरेट मनोवादी व्यवस्था को एक स्थिति तो ये होगी। अब आया कि साहित्यिक सांस्कृतिक वैचारिक उपयोग क्या है? साहित्यिक लोग हैं, क्या करते हैं साहित्यिक लोग? मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया था? हमारे आदर्श हैं। साहित्यिक लोगों के आदर्शों में आज भी हम देखेंगे तो उससे बड़ा आदर्श कोई नहीं है हिंदुस्तान में, जितना बड़ा हमारे मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने आम लोगों के जीवन को उकेरा, और उसके साथ साथ ही व्यवस्था को उकेरा। व्यवस्था कैसे उनके जीवन को बर्बाद कर रही है, या कैसे उनके जीवन के लिए सहायक है या नहीं है, वो उन्हें नीचे ले जाए। कानून के बारे में लिखा हो कि हमारा कानून हमारा किस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है, किस तरीके से स्त्रियों को, बच्चों को, दलितों को प्रभावित करता है, ये उन्होंने लिखा। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, ये जो कॉर्पोरेट मनोवाद की परिस्थितियां हैं, और ये जिस तरीके से जनता को प्रभावित कर रही है, बुरी से बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सांस्कृतिक लोग जो हैं नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं, और दूसरे लोग वहां ये चीजें लेकर के आए। इस यथार्थ को, जिस पर्दा डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं। एक फिल्म बनी अभी उन पर, अपने खुले दंपति पर, और वो फिल्मकार था, वो निश्चित रूप से उसका जो विजन था वो एक दलित का विजन था, और उसी विजन से उसने वो लिखा, और उसने एक ऐसा बात भी कह दी ब्राह्मणवाद के पूरे देश में बवाल उठ खड़ा हुआ, उसके ऊपर इतना है, उसको कहना पड़ा कि मैं इसका, और फुले फिल्म में यथार्थ को जिस तरीके से उकेरा गया, उसको रोक दिया कि भाई इससे तो लोग भड़क जाएंगे। यानी सावित्रीबाई फुले पर स्कूल जाते वक्त किसी ने कीचड़ फेंका, किसी ने गोबर फेंका, वो दृश्य दिखा दिया है। वो गोबर फेंकने वाले कौन थे? वहां के ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र में जो, तो वो ब्राह्मण क्यों दिखाया इसको? इससे तो ब्राह्मणों में उत्तेजना फैलेगी और दंगा फैल जाएगा, ये होगा वो होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको हटाओ, और वो दृश्य हटाने पड़े। तो सत्य को लोगों तक ले जाना मना हो चुका है। ये हमारी व्यवस्था आज की है। तो भाई कैसे ले जाए लोगों तक इस सच्चाई को? ये जिम्मेदारी सांस्कृतिक लोगों की, सांस्कृतिक कर्मियों की जिम्मेदारी है। कहानियों के जरिए ले जाए, कानों कान जो कथाएं कही जाती हैं, उसमें हमें ऐसी कहानियां सुनाएं, लोगों को आगे तक पहुंचाएं, गीतों में इन चीजों को लिखें। और आपको किसी को गाली देने की, किसी का प्रतिरोध देने की जरूरत भी नहीं है मंच पर। आप केवल सच्चाई को लोगों तक ले जाएंगे ना, उससे बड़ा प्रतिरोध नहीं हो सकता कोई। अगर आप सच्चाई को लोगों तक पहुंचा देते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रतिरोध। क्यों? कि वो उनकी जड़ें उखाड़े का है, जो जड़ें वो जमा रहे हैं उनकी जड़ें। तो वैचारिक आधार, अगर आप एक, आज हम विचार, आम लोगों के विचार की बात कर रहा हूँ, किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा। आम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, आम लोगों में
ऐसा नहीं है सच्चाई को पहचानते हैं बहुत लोग, लेकिन उसके कम्युनिकेशन पर, बड़े कम्युनिकेशन पर विरोध लगा दिया जाए। फेसबुक पे आप कुछ लिखोगे, फेसबुक पोस्ट हट जाएगी। बड़े तरीके से फेसबुक पे काम, मेरे कई ब्लॉग में मैंने बताया नहीं लोगों को, कई पोस्टें हो गई, फिर उनको दूसरे तरीके से लिखना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सच्चाई नहीं की जा सकती हो, सच्चाई को अभी भी कहा जा सकता है। और लोग कह रहे हैं, आज एक बात जगदीश्वर चतुर्वेदी ने 1-2 दिन में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है भारत, वो विवेकशील और अविवेकशील 2 तरह की है। जैसे ज्योतिष के संदर्भ लेके उन्होंने कहा, ज्योतिष में विवेक भी है, अविवेक परंपरा भी है। तो जो हमारी अविवेकी परंपरा है उसको तो बढ़ाया जा रहा है, और विवेकशील जो परंपरा है उसको हटाया जा रहा है। ज्योतिष में वहां तक कोई बुराई नहीं है जहां तक उसमें फलित शामिल नहीं होता है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी में फलित ज्योतिष का एक विभाग खुल गया। और चूंकि वहां काम करने वाले को सबसे ज्यादा माल मिलने की संभावना है, तो लोग उसको झंडे गामी बना रहे हैं और संस्कृति के नाम पर, हमारी प्राचीन और भारतीय संस्कृति के नाम पर कर रहे हैं। तो इसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो जो वैचारिक लोग हैं वो इन चीजों का अध्ययन भी करें कि आखिर जैसे हिटलर ने नीचे का उपयोग किया, हमारी व्यवस्था, मौजूदा जो कॉर्पोरेट व्यवस्था है, वो मनुवाद का सहारा लेकर के फासिज्म की तरफ बढ़ गई है। मनुवाद उसमें उसका हथियार है। ये बात मैं इसको अभी सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि इस पर बहुत बड़े काम की आवश्यकता है। तो मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया है तो जिससे इस पर बड़ा काम किया जाए। तो हमारे विचारकों को ये काम करना पड़ेगा, जो दर्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या विचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको समझ, भाई दक्षिण पंथ को खड़ा होने के लिए खाद, बीज, जमीन तीनों मौजूद है और परंपरा से मौजूद है। लेकिन प्रगतिशील ताकतों के लिए खाद, बीज और जमीन नहीं है। हमें जमीन भी बंजर खोदनी पड़ेगी, हमें खाद भी देना पड़ेगा और बीज भी उसमें जो है डालना पड़ेगा। तो ये सारा परिदृश्य है। मैंने मेरी समझ से आज के विषय को खोल दिया है। तो मेरा है कि आगे आने वाले, लंबा भी बहुत बोल दिया हूँ, तो आने वाले वक्ता जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।